हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीएनसी क्लासेस पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना हेमरोड्स रहेगा, जिसको अपन पाइल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है। आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं डेफिनेशन के बारे में, ईटीओ के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू देखिए। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन की बात करें तो एक प्रकार से हेमरोड क्या एक पेनफुल कंडीशन है। स्वेलिंग होगी, अनलार्ज होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं बल्जिंग एक प्रकार से जालेदार बल्ज टाइप में होगी। ठीक है। जो लोअर पोर्शन है, ध्यान देना, जो लोअर पोर्शन कहाँ होता है, रेक्टम और एनस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो लोअर पोर्शन है रेक्टम और एनस में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। अनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, पेनफुल कंडीशंस देखने को मिलेंगी, वहाँ पे ब्लड वेसल्स बल्ज होंगी। ठीक है, कंजक्शन होगा ब्लड वहाँ पे। और वहाँ पे जो एनल और रेक्टल की जो वेन है उनकी वजह से होगा स्वेलिंग हुई। कहाँ, एनल और रेक्टल जो ब्लड सप्लाई होती है किसके द्वारा, वेन के द्वारा, उनके अंदर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। जो वेन है वो डायलेट हो जाएंगी, उस कहीं ना कहीं वो किसको कोज कर देती है, हेमरोड्स को कोज कर देती हैं। क्लियर है। दूसरी बात करें, यहाँ पे जो पाइल्स जो वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, फ्लेक्स देखने मतलब डायलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डायलेट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो स्वेलिंग है, कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, लोअर सेगमेंट का प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है हेमरोड्स, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, पाइल्स बोल देते हैं। दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। क्लियर है। एक्सटर्नल होता है जो बाहरी की कवर होती है, और इंटरनल क्या है, अंदर की साइड में। अब एक्सटर्नल में क्या है, दीज आर लोकेटेड अंडर द स्किन अराउंड द एनस। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं एक्सटर्नल हेमरोड्स, अराउंड द स्किन। ठीक है, जो स्किन है, बाहरी जो स्किन है वहाँ पे, जो कि एक प्रकार से किसके कवर होती है, वेरी सेंसिटिव स्किन पाई जाती है। ठीक है, जो ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, मे बी ब्लेड इफ द रप्चर। ठीक है, अगर वहाँ पे जो सैक लाइक फॉर्मेशन हो रहा है, आपने देखा होगा हेमरोड्स जो बाहर के साइड में एक्सटर्नल एरिया, कहाँ, रेक्टम और एनस का जो बाहर का एरिया है वहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से सैक लाइक फॉर्मेशन हो जाता है। उसके अंदर जो ब्लड का कंजक्शन हुआ है, जमा हुआ है, बल्ज बनी है, उसके अंदर क्या हो सकता है, ब्लड। क्यों, ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट, अगर कोई बाउल मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि स्टूल पास हो रहा है, उस दौरान क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करता है क्लाइंट, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सैक बनी हुई थी वो क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। क्लियर है। इसको प्रोलैप्स भी बोलते हैं, मतलब बाहर की तरफ, बाहर दिखने वाली पाइल्स। ठीक है। इंटरनल में क्या होगा, सेम चीज़ें होंगी, बीनेथ अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन डिजीज है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। कहाँ, जब बाउल मूवमेंट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखने कीजिए। अभी आप इतना समझो, एक्सटर्नल की बाहरी की तरफ जो हेमरोड दिखता है उससे जो विजिबल होता है, इंटरनल जो विजिबल नहीं होता, सैक लाइक का फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे दोनों में सेम कंडीशन होती है, ब्लीडिंग होती है उसके अंदर। और इस प्रकार इस टाइप की ब्लीडिंग में अगर स्टूल में ब्लीडिंग आ रही है तो उसको फ्रेश फ्रेश ब्लड बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे वो क्लियर होगा आपके। देखिए, जो इंटरनली हेमरोड से मतलब एक पाउच लाइक फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये पाउच लाइक फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, जो डायलेटेड वेन थी बच्चों, वो ये डायलेट होकर एक प्रकार से पाउच का फॉर्मेशन बना दी। ठीक है, इसमें एक फ्रेश ब्लड देखने को मिलेगा। अब जब ये रप्चर होगी ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट में क्या होगी, ये रप्चर होगी, क्योंकि इधर से क्या होगा, फोर्सफुली स्टूल पास आउट कर रहा है क्लाइंट, क्या, या फिर बोल सकते हैं सर स्टूल पास आउट हो रहा है, उसकी वजह से एक प्रकार से फ्रिक्शन हुआ, या फिर उसके प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो सैक थी वो क्या हो गई, ब्रस्ट हो गई, रप्चर हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, ये ब्लीडिंग होना, देखिए स्पॉट ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। ये तो हो गया इंटरनल हेमरोड। अब बात करते हैं सेम, अभी ये तो अंदर की साइड में था, रेक्टम और एनस के जो एरिया है उसके अंदर की साइड था, और जो ये वाला डायग्राम को देखो, ये बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, वो एक प्रकार का एक्सटर्नल हेमरोइड है। कैसा है, एक्सटर्नल, जो पाउच बना हुआ है। सेम कंडीशन होगी, अगर बाउल मूवमेंट रहा या फिर स्टूल पास आउट हुआ तो ये भी रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, इंटरनल का इंटरनल, एक्सटर्नल का एक्सटर्नल, दोनों में ब्लीडिंग होगी क्योंकि बाउल मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ईटियोलॉजी रिस्क फैक्टर की बात करते हैं अपन। एजिंग होती है,
एनल सेक्स हुआ, या फिर सीवियर कफिंग, क्योंकि कफिंग होगी तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ेगा। जो रेगुलर लिफ्ट वेट करते हैं, हैवी वेट, जिम वाले कैंडिडेट्स में देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी डिलीवरी, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी क्यों लिया, जब प्रेगनेंसी या डिलीवरी होती है उस टाइम में क्या होता है, कहीं ना कहीं इस एरिया पे जो रेक्टम और एनस एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो वेन ब्लड लेके आ रही है उन पे प्रेशर जनरेट होता है। उसकी वजह से क्या होगा, वो डायलेट हो जाती है, जो कि एक प्रकार से डायलेट होने के बाद बल्जिंग हो जाएगी, वो एक प्रकार से पाउच लाइक फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी पेशेंट को या क्लाइंट को लगातार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हेमरोइड की शिकायत हो सकती है। अगर किसी कोई कैंडिडेट अगर फाइबर डाइट कम ले रहा है फूड के अंदर, डाइट के अंदर, तो उसको हो सकती है। किसी प्रकार का एनल के अंदर इन्फेक्शन होना, उसको हेमरोइड्स हो सकता है। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन, जो कि मैं अलग से एक टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर जो पोर्टल वेन होती है उसके अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है एक प्रकार से, उसकी वजह से जो लैक्सेटिव और एनीमा है, ठीक है, जो यूज करते हैं, बार बार ओवर यूज करते हैं, तो उनको भी हेमरोइड्स की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कोई कैंडिडेट है लंबे समय तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, सिटिंग पोजीशन में रहता है, तो उसको भी हो सकती है। इंटेस्टाइनल और रेक्टल ट्यूमर, अगर इंटेस्टाइन एरिया के अंदर या फिर रेक्टल के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, एक प्रकार से गांठ का पनपना, उसको भी हो सकता है। आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ओके, दूसरी चीज वेनस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होना, कंजेशन होना ब्लड का, उसकी वजह से, क्योंकि डायलेट मैंने बताया था। कोलन कैंसर, कोई पर्टिकुलर कोलन कैंसर है उसकी वजह से, ये सारी क्या थी, ईटियोलॉजी थी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, देखिए बात समझने की कोशिश करना है, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। ईटियोलॉजी फैक्टर की वजह से क्या हुआ कि क्या बढ़ा, यहाँ पे इंक्रीज हुआ क्या, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा। उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो वेन थी, जो एनस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई कर रही थी, उनके अंदर बच्चों डायलेशन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कंजेशन होगा, वहाँ पे बल्जिंग होगी ब्लड का। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, डायलेशन हो गई वेन। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जैसे डायलेशन हुई तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया और साथ में स्वेलिंग भी देखने को मिली। अगर स्वेलिंग देखने को मिली तो जो वेनस, मतलब जो ब्लड का ड्रेनेज सिस्टम था, उसके अंदर बच्चों क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगा। इम्पेयरमेंट होने की वजह से क्या होगा, कंजक्शन होगा, जो कंजक्शन नॉर्मली हो रहा था उसके अंदर वो बढ़ जाएगा। स्लिपेज ऑफ द एनल क्यूजन, मतलब स्लिप करेगा क्यूजन एक तकिए की तरह। तो ये सारी चीज होने के बाद में क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, आपको इचिंग देखने को मिलेगी और पेन। ठीक है, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, खुजली चलेगी और क्या होगा, एक प्रकार से दर्द होगा। ठीक है, अब दोबारा समझना। फर्स्टली मैंने क्या बताया, ईटियोलॉजी फैक्टर की वजह से, जो ईटियोलॉजी जितने भी अपने पढ़े उन फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। उसके अगर प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो जो एनल वेन है उनके अंदर डायलेशन देखने को मिलेगा। डायलेशन का मतलब फैलना, एक प्रकार से डायलेशन जैसे ही देखने को मिला तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के साथ स्वेलिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो वेनस का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो ड्रेन सिस्टम था, उसके अंदर इम्पेयरमेंट देखने को मिलेंगे, या फिर बोल सकते हैं एक प्रकार से एरर देखने को मिलेंगे, वर्किंग कैपेसिटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर जैसे चेंजेस देखने को मिले तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो कंजेशन हो रहा था ब्लड का वो बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, इचिंग होगी, पेन होगा। क्लियर है? आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक अगर आप आए हो इस वीडियो को देखते हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो आप लाइक करते हो उससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो वो मोटिवेशन देने का आपका काम है, और जितना हो सकेगा मेरे से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियोस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और आपको मेडिकल सर्जिकल में किस पे टॉपिक चाहिए वो आप बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स। तो बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, जो बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, इचिंग, कहाँ, अराउंड द एनस, किसके अराउंड, जो एनस के अराउंड क्या देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा और इचिंग। ठीक है, और वहाँ पे स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा, कहाँ, एनएस के अराउंड। पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, कब, ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट या सिटिंग पोजीशन में। जब बाउल मूवमेंट होगा, सिटिंग पोजीशन होगा तो पेन होगा पेशेंट को या क्लाइंट को, और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा।
ब्लड ऑन स्टूल, ठीक है। कैसा ब्लड देखने को मिलेगा? फ्रेश ब्लड देखने को मिलेगा। मेंशन कर लेना, ये पहले क्लियर कर ले, मेलिना नहीं बोलना यहाँ पे, ब्लैक कलर का नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रेश कलर का ब्लड देखने को मिल रहा है। कहाँ? स्टूल में, क्योंकि यहाँ पे जो कंजक्शन हुआ था वेनस का, जो एनएस जो वेन थी किसकी? एनल की, रेक्टम एरिया के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था? कंजक्शन हुआ था। कंजक्शन की वजह से एक प्रकार से क्या बन गया था? सैक लाइक फॉर्मेशन, एक पाउच का फॉर्मेशन बन गया था, ठीक है, पाउच बन गई थी। जैसे ही मूवमेंट हुआ, बाउल मूवमेंट हुआ, उसके अंदर क्या हुआ? एक प्रकार से वो रप्चर हो गई। रप्चर होते किसके थ्रू आ गई बाहर? स्टूल के थ्रू आ गई। तो इसे क्या बोल देंगे अपन? फ्रेश ब्लड देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। रेक्टल फुलनेस, ऐसा फील होगा कि जो रेक्टल एरिया है वो फुल दिखेगा आपको, ठीक है। एनीमिया विजिबल पाल्पेमास, मतलब जो बाहर एनीमिया की कंडीशन देख सकते हो आप, पाल्पेट कर सकते हो। जो एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है? बाहर दिखता है आपको, विजिबल होता है हेमरोइड्स, उसके अंदर एनीमिया की कंडीशन इसलिए हो रही है क्योंकि ब्लड का लॉस हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन, म्यूकस का ड्रेनेज भी देखने को मिल सकता है वहाँ पे। डिग्री ऑफ सीवियरिटी देखना, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। डिग्री सीवियरिटी के आधार पर डिग्री क्लासीफाई की है, जो कि 4 ग्रेड है। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फर्स्ट में क्या होगा? प्रोलेप्ट का मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ दिखना, उभरा हुआ भाग, जो ग्रेड फर्स्ट में नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को या क्लाइंट को। ग्रेड सेकंड में उसको इंक्लूड किया गया है। प्रोलेप्ट तो होगा, लेकिन क्या होगा? बाहर की तरफ दिखेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे मैनुअल प्रेशर, जो मैनुअल प्रेशर लगा के क्या हो सकते हैं, जो कंडीशन हुई थी, देखिए ये समझने की कोशिश करो। ग्रेड सेकंड में क्या है? जो प्रोलैप हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट दिखा आपको हेमरोइड के अंदर, सीवियरिटी की बात कर रहे हैं, उसको बैक एक्चुअल जो उसकी वॉल थी वहां तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैनुअल प्रेशर लगा के, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, ये ग्रेड 2 की बात होगी। ग्रेड थर्ड में क्या है? बेसिकली वो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? उभरा हुआ बाहर होगा, बाहर की तरफ प्रोलैप होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोलैप हुआ, जो भाग प्रोलैप हुआ था, उसको ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने के लिए मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं सर मेडिकल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट या पेशेंट को। क्लियर है? ग्रेड फोर्थ में क्या होता है? एक प्रकार से सीवियरिटी वाली बात होती है। यहाँ पे ब्लड क्लॉट देखने को मिलेगा हेमरोइड्स के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा? ब्लड लॉस भी होगा, साथ में यहाँ पे रिक्वायर होगी सर्जरी। ग्रेड फोर्थ में किसकी रिक्वायरमेंट है? सर्जरी की। ग्रेड थर्ड में क्या होगा? मेडिकल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रेड सेकंड में क्या होगा? मैनुअल प्रेशर लगा के उसको एक्चुअल पुश कर देंगे बैक साइड में, वो ट्रीट हो जाएगा। और ग्रेड फर्स्ट में ब्लीडिंग हो सकती है, बाहर की तरफ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये इनके अंदर डिफरेंस थे। बात करते हैं डायग्नोसिस की। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी करेंगे, डाइजेशन रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन क्या करेंगे? डिजिटली रेक्टल का एग्जामिनेशन करेंगे। बैरम एनीमा एक्सरे देंगे, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं, कर ले। कलरफुल इमेज मिल जाए एक प्रकार से, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे जो बैरियम एनीमा करेंगे, देंगे पेशेंट को, उसकी वजह से वो क्या है? आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है, ठीक है। एनोस्कोपी करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे विजुलाइजेशन के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग और पेन को रिड्यूस करती है। सिज बाथ देंगे, कैसा बाथ देंगे? सिज बाथ देंगे, जो कि सिटिंग वार्म वाटर होगा। इसका टेम्परेचर बोले तो 110 से लेके 115 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? काफ़ी बुक्स में 105 से 110 भी दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो सिज बाथ देंगे, जो 15 से 20 मिनट या 20 से 30 मिनट देंगे। क्यों? क्योंकि अपन को क्या करना है यहाँ पे? जो इन्फ्लामेशन हुआ था उसको रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है? डाइरेक्टिव जो डाइट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेके आएंगे, फाइबर डाइट देंगे, रिच देंगे, ताकि जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट है उसको बढ़ा सके और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल सके पेशेंट को। फ्लूइड इंटेक, ठीक है, और फ्लूइड ड्रिंक कराएंगे पेशेंट को। सॉफ्टनर देंगे ताकि जो स्टूल है वो इजीली पास आउट हो जाए। एक्टिविटी को बढ़ाएंगे एक्सरसाइज के अंदर, जो कि रिलीफ दिलाए कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है। और जो प्रेशर को कम करे, डिक्रीज करे, हेमरोइड्स के अंदर जो प्रेशर बना हुआ था उसको कम करे, ऐसी एक्टिविटी बतानी है। स्टूल सॉफ्टनर दे दिए, एनाल्जेसिक दे दिए, एंटीसेप्टिक दे देते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कहते हैं? स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है? एक प्रकार से इंजेक्शन के डायरेक्टली हेमरोइड के अंदर, जो हेमरोइड कंडीशन थी उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और
जो श्रिंकिंग मतलब मूवमेंट के दौरान क्या हो, जो बाउल मूवमेंट हो उसके अंदर क्या हो, फॉल ना हो, एक प्रकार से स्क्लेरोथेरेपी में क्या करते हैं, जो केमिकल इंजेक्शन होता है जो हेमरोड के टाइम में लगाया जाता है, ठीक है। जो हेमरोड हो, जो एक तरीके से जब बाउल मूवमेंट हो तो फॉल ना हो, गिरे ना हो, एक जगह पे चिपका रहे, इस प्रकार की होती है। लेजर थेरेपी में क्या करते हैं, जो हेमरोड हुआ उसको बंद कर देते हैं, जला देते हैं। कैरियोथेरेपी में क्या होता है, एक प्रकार से जो हेमरोड है उसको फ्रीज कर देते हैं एक जगह फिक्स पॉइंट पे, ठीक है। जो कि कब यूज करते हैं, जब नेक्रोसिस ऑफ पाइल्स हो, ठीक है, तब यूज करते हैं। रबर बैंड लिगामेंट, इसमें क्या होता है, दो छोटे वाले रबर बैंड लिए जाते हैं, जो हेमरोड है उसके ऊपर, देखिए समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिएगा ये हेमरोड की सैक बनी हुई है और ये अपने पास क्या है, दो छोटे छोटे क्या हैं, रबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वॉल है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिगासेंट मतलब उसको जो रबर बैंड था उसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जा रही थी उसके अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, हेमरोड श्रिंक होकर फाल को विद इन कुछ दिनों बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि नेक्रोसिस हो गया, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई अपन ने रोक दी बैंड अप्लाई करके। जो रबर बैंड था, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ आपको, जैसे ये हेमरोड कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया पे अपन क्या कर देते हैं, बैंड लगा देते हैं, रबर बैंड लगा देते हैं दो, ठीक है। तो आगे का पोर्शन ये हेमरोड का, ये वॉल हो गई, इनको ब्लड सप्लाई जा रही थी उसके अंदर रुकावट हो गई। रुकावट होने के बाद ये ऑटोमेटिक कुछ दिन या हफ्तों में क्या हो जाएगा, कुछ हफ्तों के बाद ये जो हेमरोड था ये वाला पोर्शन ये डिसअटैच हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। हेमरोडटोमी को इसके अंदर क्या करते हैं, हेमरोडटोमी में क्या करते हैं, यहाँ पे पाइल्स को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है हेमरोड्स को, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, असेस जनरल कंडीशन, पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करेंगे, बाउल पैटर्न देखेंगे, डाइटरी हैबिट्स देखेंगे, क्या क्या प्रेजेंट में कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको देखेंगे, कंप्लेंट्स क्या है वो पूछना है। परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, साथ में रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। और जो अपन ने क्रीम ले रहे थे, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम थी, उसको अप्लाई करेंगे हेमरोड पे, ठीक है। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो सपोर्टिव क्या देंगे, एनाल्जेसिक देंगे पेशेंट को। सिट्स बाद अप्लाई करेंगे दिन में 3 बारी 15 से 20 मिनट तक। और इसका टेम्परेचर कितना बताया था मैंने, 110 से लेके 115 फ़ारेनहाइट। अलग अगर डिफरेंट बुक में जाते हैं तो 105 से 110 फ़ारेनहाइट रखते हैं, कहते हैं एक प्रकार का वार्म वाटर रखते हैं। और क्या एडवाइस करेंगे, जो टावल है और जो टॉयलेट पेपर आते हैं वो क्लीन यूज करें आफ्टर द बाउल मूवमेंट, ठीक है। अनक्रेज करना है पेशेंट को, फाइबर डाइट ज़्यादा ले क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कराता है। साथ में प्लेंटी ड्रिंक वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अनक्रेज करना है। और लंबे समय तक खड़ा नहीं रहे, स्टैंडिंग पोजीशन नहीं रहे, सिटिंग भी नहीं रहे, अवॉइड करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हेमरोड बने हुए हैं वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी, बार बार घाव होंगे, ब्लीडिंग होगी, एनीमिया की कंडीशन बढ़ेगी। तो क्या करेंगे, पेशेंट को बोलते हैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना, ज़्यादा देर तक आपको खड़ा भी नहीं रहना और बैठे भी नहीं रहना, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वो रप्चर हो सकता है हेमरोइड, ठीक है। दूसरी बात, जो एक्सरसाइज हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रिवेंट करती है कॉन्स्टिपेशन को, उसके लिए एनकरेज करेंगे पेशेंट को। उसको बताएंगे कि आपको स्टैंडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट आपको अवॉइड करना है, बाउल मूवमेंट के दौरान स्टैंडिंग आपको अवॉइड करनी है। और साथ में जो फूड हैं, वाइट राइस, ब्रेड, केक्स एक्सेट्रा, इनको अवॉइड करना है। अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है आपको। और ऐसे फूड जो कि एसिड का फॉर्मिंग करते हैं, एसिड बनाते हैं, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये अपनी छोटा सा टॉपिक था हेमरोड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ में आपको उस चैनल को सब्सक्राइब भी। जय हिंद, जय भारत।